डिज्नी ने हमेशा ही फैंटेसी और एनिमेटेड मूवीज बनाई थी, बट 1982 में उन्होंने अपना पहला बिग बजट साइंस फिक्शन मूवी बनाया जिसका नाम था ट्रॉन। ट्रॉन कोई बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर मूवी तो नहीं था, बट अगले कुछ ही सालों में ट्रॉन एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गया। और आज मैं इसी कल्ट क्लासिक ट्रॉन मूवी को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रॉन की कहानी की शुरुआत होती है एनकॉम कंपनी से। 1972 में डॉक्टर वॉल्टर गिब्स ने एनकॉम कंपनी को अपने गराज में शुरू किया था और कुछ ही सालों में एनकॉम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बना देता है। 1976 में एनकॉम के लिए केविन फ्लिन और एड डिलिंजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के तौर पर काम करने लगते हैं। फ्लिन को कंप्यूटर गेम्स में भी बहुत दिलचस्पी होती है, इसलिए अपने फ्री टाइम में वो कुछ गेम्स को डेवलप करता होता है। 1979 में एक दिन एड डिलिंजर फ्लिन के इन सारे गेम्स को देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। फ्लिन इन गेम्स को और अच्छा बना के एनकॉम के डायरेक्टर्स को दिखाने वाला होता है, बट वो ऐसा करने के पहले ही डिलिंजर फ्लिन के सारे गेमिंग प्रोग्राम्स को चुराता है। वो एनकॉम के सिस्टम में इस तरह से हैकिंग करता है कि फ्लिन के सारे प्रोग्राम्स डिलिंजर के नाम हो जाते हैं और फिर फ्लिन को पता चलने के पहले ही वो इन गेम्स के बारे में कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को प्रेजेंटेशन दे देता है, ये कह के कि ये सारे गेम उसने डेवलप किए हैं। ये गेम्स 1979 में ही मार्केट में आते हैं और रातों रात एनकॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी होने लगती है। 1982 तक एनकॉम कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी बन जाती है। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ लेजर टेक्नोलॉजी में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, बट एनकॉम का सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है उनके कंप्यूटर गेम्स से। एनकॉम के स्पेस पैरानॉइड्स, डिस्क वॉर्स, लाइट साइकिल ऐसे गेम्स दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर होते हैं और पिछले 3 सालों में एनकॉम के तरक्की के साथ साथ एड डिलिंजर को भी कई प्रमोशंस मिलते हैं और वो कंपनी का एक पावरफुल सीनियर एग्जीक्यूटिव बनता है। वो इतना पावरफुल हो जाता है कि कंपनी के फाउंडर मिस्टर वॉल्टर गिब्स को भी उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। वॉल्टर अभी सिर्फ एनकॉम के लेजर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। डिलिंजर के पास पूरे कंपनी का बिजनेस डेटाबेस संभालने की जिम्मेदारी होती है। इस कंपनी का डेटाबेस अच्छे से संभालने के लिए डिलिंजर एक सिंपल चेस खेलने वाले प्रोग्राम को बदल के मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम बनाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है MCP। ये MCP बहुत ही पावरफुल मेन फ्रेम प्रोग्राम होता है और इसकी जिम्मेदारी होती है एनकॉम के सारे प्रोग्राम्स पर कड़ी निगरानी रखना। वो सभी बाकी एनकॉम के प्रोग्राम्स के ऊपर होता है। इस प्रोग्राम के जरिए डिलिंजर काफी सक्सेसफुली कंपनी चलाता होता है। दूसरी तरफ डिलिंजर ने धोखा देने के बाद केविन फ्लिन भी एक फ्लिन्स नाम का आर्केड गेमिंग सेंटर चालू करता है जो कि बहुत पॉपुलर होता है। वो दिन में तो उसका गेमिंग सेंटर का बिजनेस चलाता रहता है, बट शाम को हमेशा एनकॉम की हैकिंग करके फाइल्स चुराने की कोशिश करता है, ऐसी फाइल्स जो प्रूव कर सके कि दुनिया भर के पॉपुलर गेम्स को एक्चुअली फ्लिन ने डेवलप किया है। एक दिन शाम को फ्लिन वापस फाइल्स चुराने की कोशिश करता है और एनकॉम के सिस्टम में घुस जाता है, बट MCP को फ्लिन के हैकिंग के बारे में पता चलता है और वो अपने प्रोग्राम्स के जरिए फ्लिन के प्रोग्राम को मार गिराता है। MCP डिलिंजर को जाके बताता है कि फ्लिन ने सिस्टम में घुसने की कोशिश की है। ये सुन के एड डिलिंजर ग्रुप 7 का एक्सेस को शट डाउन कर देता है ताकि फ्लिन वापस सिस्टम में ना घुस पाए, बट ग्रुप 7 की एक्सेस जाने से एनकॉम के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन का काम चौपट हो जाता है। वो किसी ट्रॉन नाम के सिक्योरिटी प्रोग्राम पर काम करता होता है और इस काम के लिए उसे ग्रुप 7 की एक्सेस जरूरी होती है। ये ट्रॉन एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो MCP के गतिविधियों पर भी निगरानी रखेगा, बट अभी ट्रॉन का काम रुक जाता है, इसलिए एलन डिलिंजर को पूछने आता है कि उसने ग्रुप 7 की एक्सेस को क्यों बंद किया। डिलिंजर उसे समझाता है कि केविन फ्लिन उनके सिस्टम में चोरी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने ग्रुप 7 के एक्सेस को बंद कर दिया। एलन ये सुन के थोड़ा निराश तो होता है, बट फिर वो लेजर डिपार्टमेंट में अपनी गर्लफ्रेंड लोरा से मिलने आता है। लोरा डॉक्टर वॉल्टर के टीम में ऐसे लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करती होती है जो मैटर को डिजिटाइज कर सकती है। हमारे सामने ही वो एक ऑरेंज को डिजिटाइज करते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होता है। एलन लोरा को बताता है वो अभी काम नहीं कर सकता क्योंकि ग्रुप 7 की एक्सेस ही बंद कर दी गई है और फ्लिन के हैकिंग की खबर डिलिंजर को लग गई है। लोरा अभी तो एलन को डेट कर रही है, बट पहले लोरा और फ्लिन कपल थे और तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए लोरा और एलन फ्लिन को इतला करने जाते हैं कि डिलिंजर उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता है। लोरा और एलन फ्लिन को फ्लिन के ही गेमिंग आर्केड सेंटर में मिलते हैं और उनका एक मीटिंग होता है।
इस मीटिंग में यह पक्का होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एमसीपी। अगर फ्लिन को यह साबित करना है कि एनकॉम के सारे पॉपुलर गेम्स को उसने बनाया है, तो उसे और एलन को एनकॉम के सिस्टम को एमसीपी के चंगुल से छुड़ाना होगा। उन्हें एमसीपी को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। एलन कहता है ट्रॉन के जरिए हम एमसीपी को तबाह कर सकते हैं, बट उसके लिए उसे सिस्टम में घुसना जरूरी है। बट ग्रुप 7 एक्सेस तो बंद है, तो इसके लिए फ्लिन उन्हें कहता है कि वो ग्रुप 6 के जरिए सिस्टम को हैक कर सकता है और सिस्टम में घुस सकता है, बट ऐसा वो सिर्फ और सिर्फ एनकॉम कंपनी के कंप्यूटर से ही कर सकता है। इसलिए तीनों प्लान बनाते हैं कि एनकॉम में वो घुसेंगे और एनकॉम में से हैकिंग करेंगे। इसलिए तीनों एनकॉम के बिल्डिंग की तरफ निकलते हैं। इसी दौरान डिलिंजर और एमसीपी की मीटिंग होती है और उसमें हमें पता चलता है कि डिलिंजर ने एमसीपी को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट यानी कि एआई बनाया होता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करते रहे और एनकॉम को प्रॉफिट दिलाते रहे। बट एमसीपी अभी इतना पावरफुल हुआ है कि बातों ही बातों में वो डिलिंजर को बोलता है कि वो अगले हफ्ते अमेरिकन मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स पेंटागन के सिस्टम को हैक करने वाला है और वहां से कुछ फाइल्स चुराएगा। ये सुन के तो डिलिंजर की भी फट जाती है। Pentagon? और डिलिंजर एमसीपी को बोलता है पेंटागन पर अटैक मत करना और थोड़ा औकात में रहना, मैंने तुझे बनाया है। तो एमसीपी उसे बोलता है I've gotten 2,415 times smarter since then. यानी कि अब एमसीपी पूरी तरीके से एक एआई बन चुका है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना है। वो खुद के डिसीजंस खुद ही लेने लगा है और डिलिंजर की बात भी नहीं सुनता। डिलिंजर पेंटागन की फाइल्स चुराने के लिए मना करता है तो एमसीपी सीधा डिलिंजर को ब्लैकमेल करता है। एमसीपी डिलिंजर को बोलता है अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुमने कैसे फ्लिन के प्रोग्राम्स को चोरी किया और मैं उन चोरी किए हुए सभी फाइल्स को लीक कर दूंगा। ये सुनकर डिलिंजर को गुस्सा आता है, बट वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। वो एमसीपी के खौफ में रहता है। दूसरी तरफ फाइनली लोरा, एलन और फ्लिन एनकॉम के बिल्डिंग में घुसते हैं और फ्लिन लोरा के ऑफिस कंप्यूटर के जरिए एमसीपी में हैकिंग करने लगता है। बट तभी एमसीपी को पता चलता है कि फ्लिन हैकिंग करने लगा है। You shouldn't have come back, Flynn. वो फ्लिन को ऐसा करने से मना करता है, बट फ्लिन नहीं मानता और एमसीपी चालाकी से फ्लिन के पीछे की लेजर को एक्टिवेट करता है और फ्लिन के बॉडी को ही डिजिटाइज करता है। फ्लिन को पूरी तरीके से डिजिटाइज करके वो उसे अपने डिजिटल वर्ल्ड में लेके आता है। अब इस मूवी का पूरा सेकंड पार्ट इस डिजिटल वर्ल्ड में है। इस डिजिटल वर्ल्ड में एमसीपी का खौफ होता है। यहाँ उसके लिए कई अलग अलग सोल्जर प्रोग्राम्स काम करते होते हैं। जो उसकी बात नहीं मानता उसे वो खत्म कर देता रहता है। एमसीपी के सोल्जर्स यहाँ पर फ्लिन को पकड़ के उसे जेल में डाल देते हैं। यहाँ पर एमसीपी का सबसे वफादार सोल्जर है सार्क। सार्क एमसीपी के सामने आता है तो एमसीपी सार्क को बोलता है उसने एक इंसान को उनके दुनिया में लाया है और इस इंसान फ्लिन को उसके गेम्स के लिए तैयार किया जाए। यहाँ डिजिटल वर्ल्ड में एमसीपी फ्लिन को कभी भी मार सकता है, बट वो उसके गेम्स में खिला के फ्लिन को मारना चाहता है क्योंकि एमसीपी को फ्लिन के मौत के मजे लेने हैं। एमसीपी के हुक्म के अनुसार सार्क वैसे ही करता है जैसे एमसीपी ने कहा। वो फ्लिन को गेम्स के बारे में जानकारी देने लगता है और इस ओरिएंटेशन में वो उसे बताता है कि उसे एक आइडेंटिटी डिस्क दी जाएगी और ये डिस्क उसे खोनी नहीं है। अगर डिस्क को गवाया तो उसे मार दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद फ्लिन को डिस्क वॉर्स में डाला जाता है, बट इस डिस्क वॉर में वो मरता नहीं। वो कैसे तो करके इस वॉर में जीतता है और इस विक्ट्री के बाद उसे वापस से एमसीपी के जेल में डाला जाता है और यहाँ पर वो ट्रॉन और एक दूसरे प्रोग्राम रैम से मिलता है। तीनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं क्योंकि तीनों को एमसीपी की बर्बादी चाहिए होती है। इसके बाद फ्लिन, ट्रॉन और रैम को लाइट साइकिल गेम में डाला जाता है। इस गेम के रूल सिंपल है। इस गेम में हम ऐसी बाइक्स को चलाते हैं जो अपने पीछे एक लाइन छोड़ती है। एज अ प्लेयर हमें बाइक को इस तरह से ग्रिड पर यहाँ वहाँ मोड़ना है कि अपने पीछे बनने वाली लाइंस को कोई दूसरा प्लेयर ठोक दे। लाइट साइकिल का गेम शुरू होता है और ट्रॉन एक एमसीपी के सोल्जर को ऐसे मारता है कि लाइट साइकिल गेम के बाहरी दीवार पर एक बड़ा क्रैक आ जाता है। तीनों अपने अपने सोल्जर को मारते हैं और इस क्रैक में से भाग निकलते हैं। सार्क उनके पीछे अपने सारे सिपाही लगाता है, बट तीनों सार्क के सोल्जर्स के बीच में से कामयाबी से भाग निकलते हैं। सक्सेसफुली भाग जाने पर वो एक जगह पर रुकते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। यहाँ ट्रॉन फ्लिन और रैम को बताता है कि उन्हें इनपुट आउटपुट टावर यानी आयो टावर की तरफ जाना होगा क्योंकि वहीं पर वो उसके यूजर एलन से बात कर सकता है और ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है जिससे वो एमसीपी को मार सकता है। इसलिए तीनों वहां से निकलते हैं आयो टावर
टावर की तरफ। बट इस बार सार्क के सोल्जर्स उन पे बुरा हमला करते हैं। ट्रॉन तो बच निकलता है बट रैम इस हमले में मर जाता है। ट्रॉन वहां से बचकर आयो टावर तक पहुंचता है और वो आयो टावर के लाइट बीम में उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क को छोड़ता है। इस इंफॉर्मेशन डिस्क पर एलन एक किल कोड डालता है और ट्रॉन को कहता है कि एमसीपी को मारने के लिए तुम्हें इस डिस्क को एमसीपी में घुसानी होगी। ये सुनने के बाद अब ट्रॉन का प्लान होता है ट्रांसपोर्ट बीम के एक फ्लाइंग जहाज पर बैठकर एमसीपी के तरफ जाने का और वो ट्रांसपोर्ट बीम के तरफ निकलता है। दूसरी तरफ फ्लिन को एक उड़ने वाला जहाज रिकॉग्नाइजर मिलता है और वो उसे उड़ाकर आयो टावर पे क्रैश लैंड करता है। वहां पर लैंड करने के बाद उसे सार्क और उसके सोल्जर्स दिखाई देते हैं। फ्लिन एक जगह पर छुप जाता है और एक सोल्जर पर छुपके से अटैक करता है। जैसे ही फ्लिन उस सोल्जर को छूता है तो वो ब्लू कलर से रेड कलर का बन जाता है और इसके बाद में वो सार्क के सोल्जर्स में घुस जाता है और किसी को भी पता भी नहीं चलता कि ये एक्चुअली फ्लिन है। फाइनली यहाँ पर ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बीम के स्टेशन पर होता है और तभी वहाँ पर सार्क की आर्मी आती है जिसमें फ्लिन भी शामिल होता है। ट्रॉन सभी सोल्जर्स को मारता है और यहाँ पर वापस ट्रॉन और फ्लिन एक दूसरे से मिलते हैं और वो ट्रांसपोर्ट बीम वाले फ्लाइंग जहाज से एमसीपी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बट अचानक सार्क अपनी बड़ी फ्लाइंग शिप लेके आता है और ट्रॉन और फ्लिन के फ्लाइंग व्हीकल में घुसा देता है, जिसके कारण फ्लिन पकड़ा जाता है और उसे सार्क जेल में डालता है। पहले तो ऐसा लगता है कि ट्रॉन मर गया बट ट्रॉन एक्चुअली सार्क के बड़े जहाज पर बाहर लटका हुआ रहता है और बच जाता है। सार्क फ्लिन को बोलता है कि वो एमसीपी को मिलने जाने वाला है और जब वो उसकी फ्लाइंग जहाज को छोड़ेगा तब उसका जहाज धीरे धीरे खत्म होगा और उसके साथ फ्लिन भी मारा जाएगा। ये कह के सार्क एक छोटे शिप से एमसीपी की तरफ निकलता है और एमसीपी के सामने आता है। वो एमसीपी को कहता है कि मैंने तुम्हारा काम खत्म कर दिया। बट तभी वहां पर ट्रॉन आ जाता है और फिर ट्रॉन और सार्क में एक खूंखार डिस्क वॉर शुरू होता है। इस वॉर में ट्रॉन एक बार इतना पावरफुल अटैक करता है कि सार्क को वो मार डालता है। सार्क के मरते ही ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी डिस्क को निकाल के एमसीपी में फेंकने लगता है ताकि वो एमसीपी को तबाह कर सके। बट एमसीपी के आजू बाजू में एक तरह की शील्ड बनती है जिसके कारण ट्रॉन की डिस्क एमसीपी में घुसती ही नहीं है। इसी दौरान एमसीपी चालाकी से अपनी पूरी ताकत सार्क के मरे हुए बॉडी में डालता है और मरा हुआ सार्क एक बड़ा मॉन्स्टर बन के जिंदा हो जाता है। ये सब चलते चलते दूसरी तरफ सार्क का बड़ा शिप धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसके अंदर का फ्लिन भी मर सकता था। बट वो पूरा खत्म होने के पहले फ्लिन वहां से बचता है और सार्क के बड़े शिप पर से वो सीधा एमसीपी में जंप करता है। फ्लिन के जंप करते ही एमसीपी की एक शील्ड गिर जाती है और ट्रॉन तभी अपनी आइडेंटिटी डिस्क उसमें घुसा देता है। ट्रॉन के इस हमले से एमसीपी पूरी तरह से तबाह हो जाता है और एमसीपी के मरने से प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अमन और शांति हो जाती है। केविन फ्लिन रियल दुनिया में वापस लौटता है और उसे एक प्रिंट आउट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि एनकॉम के सारे गेम्स को केविन फ्लिन ने बनाया है। एड डिलिंजर सुबह सुबह ऑफिस में आता है और एमसीपी को शुरू करने की कोशिश करता है तो उसके सामने मैसेज आता है स्पेस पैरानॉइड, ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन बाय केविन फ्लिन। डिलिंजर वो देख के हैरान रह जाता है। अगले ही दिन एनकॉम के हेलीकॉप्टर से फ्लिन एनकॉम के बिल्डिंग में आता है और उसे लोरा और एलन लेने जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये था 1982 के कल्ट क्लासिक ओरिजिनल ट्रॉन मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को ये क्लासिक ट्रॉन मूवी की स्टोरी पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।